नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नेपोलियन बोनापार्ट है। और कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ख़त्म किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ ही है नेपोलियन बोनापार्ट का टॉपिक, जो कि आपका आगे तक काफ़ी काम आएगा। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला एज अ सेनापति, दूसरा पहला सेनापति के रूप में, दूसरा आपका काउंसलर के रूप में और तीसरा सम्राट के रूप में। यानी कि 3 पार्टों में नेपोलियन बोनापार्ट को हम पढ़ेंगे। और इसके पहले हम उसके जीवन परिचय को जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को 1769 को इसका जन्म हुआ था। भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है जहाँ जिसका नाम है कोर्सिका द्वीप। भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिका द्वीप। और उस समय काफ़ी पहले जो है कोर्सिका द्वीप पहले इटली के अधीन रहा और बाद में ये फ्रांस के अधीन हो गया था। तो इसका जन्म हुआ है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 15 अगस्त आप याद रखोगे क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश भी आज़ाद हुआ है। इसके बाद आप इसके माता पिता का भी नाम जान लो। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। और माता का नाम था लेटाजिया सोमालिया। माता का नाम क्या था? लेटाजिया सोमालिया था। और पत्नी का नाम था जोजेफिन। पत्नी का नाम जोजेफिन था। तो इतना तो मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट को एक संक्षिप्त परिचय दिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट का जिस समय जन्म हुआ था तो उस समय इसका एक खुद का स्टेटमेंट है नेपोलियन बोनापार्ट का कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरा देश जो है मृत्यु की ओर अग्रसर था। जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरा देश मृत्यु की तरफ अग्रसर था। ये स्टेटमेंट किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। इसके जन्म के बहुत वर्ष पहले ही रूसों ने ये कह दिया था कि कोर्सिका द्वीप जो है यूरोप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यकीनन है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सेनापति के रूप में इसका कार्यकाल शुरू होता है और अंत में सम्राट बनता है ये फ्रांस का। तो सबसे पहले हम फ्रांस के सेनापति एज अ सैनिक के रूप में हम इसके शासनकाल को देखेंगे कि क्या इसने अपने सैनिक काल में क्या किया था। तो पहला अभियान किया है इसने तूलो बंदरगाह पर। सेनापति के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का पहला अभियान है तूलो बंदरगाह पर अभियान, जो कि 1793 से 1799 के बीच में लड़ा था। नेपोलियन बोनापार्ट लड़ा नहीं था। 1793 से 1799 के बीच जो है सेनापति के रूप में रहा है। और 1799 से 1804 तक काउंसलर के रूप में रहा है। 1804 से 1815 तक रहा है सम्राट के रूप में। तो सेनापति के रूप में इसने कौन सा पहला अभियान किया था? तूलो बंदरगाह पर अभियान किया था, जो कि एक छोटा सा बंदरगाह है, भूमध्य सागर में ही है। और इस पर फ्रांस के अधीन था, लेकिन इस पर जो है इंग्लैंड ने अपना कब्जा कर लिया था। और नेपोलियन के नेतृत्व में सेना को भेजा गया, जिसने इंग्लैंड के सेनापति जनरल हुड को पराजित किया और तूलो बंदरगाह पर पुनः कब्जा किया फ्रांस का। पहला अभियान है तूलो बंदरगाह का। बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद क्या घटना घटित हुई? सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान है वो है इटली का अभियान। सबसे महत्वपूर्ण अभियान है ये इटली का अभियान। फ्रांस से ये एक बड़ी सी सेना लेकर इटली की तरफ चला और सबसे पहले कहाँ पहुँचा? इसने फ्रांस की जो आगे बढ़ा, इटली में प्रवेश कर किया। और इटली की गंगा किसको बोला जाता है? पो नदी को इटली की गंगा बोला जाता है। इटली में एक नदी है पो नदी, जिसको इटली की गंगा बोला जाता है, उसको पार किया। उसके बाद इसने एड्डा नदी, कौन सी नदी है? एड्डा नदी को पार किया। अब एड्डा नदी को पार करने के लिए उस पर एक ब्रिज बना था। ब्रिज किसका था? लकड़ी का था। लोडो ब्रिज कहा जाता है, लीडो ब्रिज, लोडो या लीडो ब्रिज कहते हैं जिसको। एड्डा नदी को पार करने में लीडो ब्रिज, जो लकड़ी का ब्रिज था, उसको पार किया। लेकिन उस समय इटली जो है
सॉरी इटली जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था इटली? ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो जो एड्डा नदी है, एड्डा नदी के दूसरे साइड ऑस्ट्रिया की सेना जो है भयंकर बमबारी कर रही है नेपोलियन की सेना पर, और इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से उस नदी के पुल को पैदल ही पूरी सेना ने नेपोलियन के पार किया था। तो जब उन्होंने नदी को पार कर लिया तो सेना ने किसको श्रेय दिया? नेपोलियन की सेना ने अपनी जीत का श्रेय अपने पैरों को दिया, जिन्होंने इतनी मजबूती से ऑस्ट्रिया के जो आक्रमण था, ऑस्ट्रिया की जो सेना बम गोले बरसा रही थी, उससे बचते हुए एड्डा नदी को पार कर लिया। और एड्डा नदी को पार करके जो है कहाँ पहुँचा नेपोलियन? नेपोलियन पहुँचा है मिलान शहर, और मिलान शहर में इन्होंने मांटुआ दुर्ग जो है वहाँ पर ऑस्ट्रिया की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। ऑस्ट्रिया की सेना को कैसे पराजित किया? बहुत बुरी तरह से पराजित किया। जब ऑस्ट्रिया पराजित हो गया तो 17 अक्टूबर 1792 को, 17 अक्टूबर 1792 नहीं 97, 97, 17 अक्टूबर 1797 को संधि हो रही है इनके बीच में, कैंपो फोर्मियो की संधि। किसकी संधि हो रही है? कैंपो फोर्मियो की। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है। 17 अक्टूबर 1792 को कैंपो फोर्मियो की संधि हो रही है। अब इस संधि के बारे में मैं कल बताऊंगी आपको। इतना आप ध्यान रखिए कि इटली के अभियान को इसने जीत लिया, मतलब सैनिक रूप में इसने 2 अभियान किए हैं। एक इटली का अभियान किया है, एक मिस्र का अभियान किया है। इटली के अभियान में ये सफल हुआ है और मिस्र के अभियान में ये असफल हुआ था। तो सैनिक के रूप में 2 अभियान हैं, इसके बाद काउंसलर, इसके बाद सम्राट के रूप में। तो आज हमने इतना जाना कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, और पहला अभियान तूलो बंदरगाह पर, दूसरा अभियान मिस्र पर अभियान, दूसरा अभियान इसका होगा इटली पर, और तीसरा अभियान होगा इसका मिस्र पर। तो 2 अभियान हमने पढ़ लिए हैं, कल हम अगला अभियान पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।